अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज है सैटरडे, एक खास क्लास करेंगे, सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड की क्लास। आपकी भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। जहाँ से इंग्लिश शुरू हुई थी और जहाँ पे आके ख़त्म होती है, इस क्लास में मैं आपको सिखाता हूँ। आप में से बहुत लोगों की यही दिक्कत है ना, इंग्लिश में लॉजिक नहीं पता लगता, कौन सा वर्ड पहले आ गया, कौन सा बाद में आ गया, कब कौन सा रूल लग गया। इस क्लास में हर चीज़ के लॉजिक को अपने सीखेंगे। कुछ सेंटेंसेस रखूँगा आपके सामने, हर वर्ड को मैं ब्रेक करूँगा। ब्रेक करके आपको पता लगेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे क्यों रखा हुआ है, कौन सा ग्रामर रूल किस लिए लगा हुआ है। शुरू करें, चलिए। फर्स्ट सेंटेंस आपका, सारे सेंटेंसेस को मैं द हिंदू से ही उठाता हूँ, है ना, अच्छे लेवल के सारे सेंटेंसेस हैं। ये आपका पहला सेंटेंस है। हिडन एरर्स रखी हुई हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर ब्रेक करेंगे, एक एक करके एरर्स को समझेंगे। चलिए। कर अ 2019 फायर ट्रेजेडी इन अ सूरत कोचिंग सेंटर located at a distance of a merely 100 meters from the building of the district municipal corporation has resulted in the deaths of 22 young people, highlighting the gap between India's dreamily visions of smart cities and the cruel reality of urban chaos and lawlessness। आप बोलोगे भैया ये तो सेंटेंस ही बड़ा टेढ़ा है, हम समझेंगे और फिर ब्रेक करेंगे, कैसे कर पाएंगे? बहुत आसान है। पहले जितनी आपकी समझ है सेंटेंस को मीनिंग निकालने की कोशिश करो, उसके बाद अपने इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। करे 2019 की एक ट्रेजेडी थी फायर की। फायर मतलब आग, ट्रेजेडी मतलब एक एक्सीडेंट, है ना। 2019 का एक फायर एक्सीडेंट था और कहाँ पे हुआ था भाई साहब? ये इन अ सूरत कोचिंग सेंटर। अब ये सेंटर कौन सा सेंटर है भाई साहब? ये वो है जो लोकेटेड है एक डिस्टेंस पे, दूरी पे, जो सिर्फ मेयरली 100 मीटर्स की है। और कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस से, नगर पालिका नगर परिषद के ऑफिस से। तो ऐसा ये जो कोचिंग सेंटर था, इसमें जो ये ट्रेजेडी हुई थी 2019 की, अब हुआ क्या? कह रहे ये रिजल्ट हुई है, इसका नतीजा निकला है। और क्या नतीजा निकला है? मौत निकली है 22 यंग पीपल की, नौजवानों की। अब देखो ये नतीजा कैसे निकला है, हाईलाइट करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। एक काम हो रहा है तो दूसरा काम साथ में बताया जा रहा है। जब ये नतीजा निकला तब इसने हाईलाइट भी किया, सबके सामने रखा फोकस में। किसको भाई? उस गैप को जो था दो चीज़ों के बीच। पहला तो इंडिया का ड्रीमिली विजन, इंडिया का सपने भरा विजन, है ना, जिसका हम सपना देखते हैं ऐसा विजन, और वो है स्मार्ट सिटीज़ का। और दूसरा उस क्रूल या हार्श रियलिटी का, उस कड़ी हकीकत का, ज़मीनी हकीकत का, जो दो चीज़ों की है। पहला अर्बन केओस और दूसरा लॉलेसनेस। केओस का मतलब होता है अराजकता, लॉलेसनेस केओस का एक सिनोनिम है, समझ गए ना। हर तरफ अफरा तफरी हो, अराजकता हो। तो इंडिया के विज़न में ना दो गैप्स हैं। हम देखते हैं स्मार्ट सिटीज़ का विज़न, बड़ी बड़ी सिटीज़ होंगी, ऐसा होगा, फलाना ढिमकाना, है ना। लेकिन होता क्या एक्चुअल में, ज़्यादातर सिटीज़ में क्रूल रियलिटी आपको देखने मिलेगी अर्बन केओस की। कहीं भी किसी ने झुग्गी बना रखी है, कहीं भी अराजकता फैली हुई है, लॉलेसनेस फैली हुई है ना। ऐसा बड़े शहरों में आपको ऐसे एरियाज़ देखने को मिलेंगे, समझ गए। ये सेंटेंस को अपने सिंपल तरीके से पढ़ लिया। इतना अगर कर सकते हो, उसके बाद ही ये टेक्निक आप लगा पाओगे। अब आ जाओ, इस सेंटेंस को अपने ब्रेक करके पढ़ेंगे और एरर्स को निकालेंगे। लेकिन उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है? इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं। चिल्ड्रंस डे मौके पे एक और ऑफर है इनका, 399 वाला जो ये 290 में आपको मिलता है, 16 नवंबर तक ये आपको 12 की जगह 14 महीने के लिए मिल रहा है। कोड लगाना YT10, 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी। चलो आ जाओ। देखो सबसे पहले सारे के सारे नाउन रखें ग्रीन कलर में, ठीक है। ये देख रहे हो ना ऊपर ग्रीन कलर में सारे के सारे नाउन्स। एडजेक्टिव रखें ब्लू कलर में जहाँ भी होंगे। उसके बाद कंजंक्शन जहाँ आएगी वो मिलेगी आपको येलो कलर में, ठीक है। रेड मिलेगी वर्ब्स, सारी की सारी मेन वर्ब्स और इन्फिनेटिव्स भी अगर कहीं होंगे। और बच गया जो पिंक कलर, ये मिलेंगी आपको सारी एड वर्ब्स।
ये मैं सारे कलर्स को फिक्स रखता हूँ, हर महीने हर वीक जब भी मैं क्लास लेता हूँ ये कलर्स फिक्स किए हुए अपन ने, है ना। इससे आपको आइडिया लगेगा कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। अब 3 रूल्स को अपने को फॉलो करना है इसको ब्रेक करने के लिए। रूल नंबर 1, सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होगा, इज इक्वल टू या मोर देन 1। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस आप देख रहे हो ना, कम से कम एक सब्जेक्ट इसके अंदर जरूर होगा। रूल नंबर 1 हो गया सब्जेक्ट इज इक्वल टू और मोर देन 1। रूल नंबर 2 क्या है, वर्ब जितनी है ना उतने सब्जेक्ट जरूर होंगे। मान लो सब्जेक्ट 1 है तो वर्ब कम से कम 1 जरूर होगी, हो सकता है वो 1000 भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने सब्जेक्ट हैं उतनी वर्ब्स तो होंगी ही होंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है जितने भी प्रेपोजिशंस हैं, जितने भी प्रेपोजिशन हैं इनका एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। ठीक है, हर प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। बस 3 रूल्स को अपने को फॉलो करना है। शुरू करो। कह रहे 2019 फायर ट्रेजेडी। 2019 एक साल का नाम है, एक नाउन का काम करेगा। फायर एक नाउन है, ट्रेजेडी एक नाउन है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर नाउन है। 3 नाउन एक साथ आ गए। जब भी आप 2, 3, 4 नाउन एक साथ में देखो और उनका एक कंबाइंड एग्जिस्टेंस हो, मिला जुला अस्तित्व हो, वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। ठीक है, एक ही नाउन की तरह काम करते हैं वो। जैसे स्पोर्ट्स, मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ, स्पोर्ट्स के साथ में कार मिला दिया, स्पोर्ट्स भी एक नाउन है, कार भी एक नाउन है। जब ये दोनों मिले ना, अब स्पोर्ट्स और कार नहीं बचा, अब बन गया स्पोर्ट्स कार। ये एक नई तरह की कार होती है, इसका कंबाइंड एग्जिस्टेंस मार्केट में होता है ना। तो 2019 फायर ट्रेजेडी एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, चलो। सेंटेंस का पहला वो नाउन जो किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना हो वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट। रूल नंबर 1 पूरा हो गया। इसी नाउन को मैं सब्जेक्ट बोलूँगा, पहले वाले को। आगे बढ़ो। सब्जेक्ट को वर्ब देनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन। इन होती है एक प्रेपोजिशन। रूल नंबर 3 ये कहता है कि प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट देना है आपको, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। तो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सूरत कोचिंग सेंटर। अगेन ये कंपाउंड नाउन है, 3 नाउन एक साथ मिले हुए हैं। ऐसा कोचिंग सेंटर जो सूरत में है ना, कंबाइंड एग्जिस्टेंस इस पूरे नाउन का है। तो इन प्रेपोजिशन को दे दिया आपने इसका ऑब्जेक्ट। अब आपका सवाल ये होगा, सर सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ गई? अरे आएगी भैया, थोड़ा सा रखो आप, मिलेगी, है ना, वो भी आपको मिलेगी। आगे लिखा हुआ आपके पास लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ मेयरली 100 मीटर्स फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ DMC, और लगे हुए हैं बीच में कोमा। आप कह दो सर ये लोकेटेड वर्ब है, किसकी? ट्रेजेडी की, मैं मान भी लूँ, लेकिन अगर ये इसकी वर्ब है तो बीच में कोमा नहीं आता। सब्जेक्ट और वर्ब तब तक कोमा नहीं लेंगे जब तक बीच में कोई एडवर्बियल फ्रेज ना रखा हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर एडवर्बियल फ्रेज टाइम, प्लेस, कोई भी ऐसा एडवर्बियल फ्रेज हुआ ना, ये काम यहाँ हुआ, ऐसे हुआ, कोई भी वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब रखा हो, तब तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोमा आता है। अदरवाइज 99% केस में सब्जेक्ट वर्ब के बीच में कोमा नहीं देखोगे। जब ये कोमा लगा तो मेरे पास एक दिमाग में घंटी बजी कि ये इसकी वर्ब नहीं है। तो फिर क्या है? ये है V3। V3 क्या काम करती है? मेन वर्ब बनने का काम करती है और साथ में काम करती है एडजेक्टिव बनने का। पहचाने कैसे इसको? अब ये क्या है? अगर ये मेन वर्ब होती तो इसके पहले हैज़, हैव या हैड होता, परफेक्ट टेंस बनाती। परफेक्ट टेंस इसने बनाया नहीं, हैज़ हैव लिया नहीं, तो इसका मतलब क्या? ये एक एडजेक्टिव है। लोकेटेड, इसका हिंदी बोलते हैं स्थित, बसा हुआ। कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड है? और ये किसके लिए आया है? जिसकी बाजू में आया भाई साहब, उसी के लिए आया है ये। तो सूरत कोचिंग सेंटर जो कि लोकेटेड है, जो कि स्थित है। अब कहाँ स्थित है? आगे बढ़ जाओ, अब ये एडजेक्टिव बन गया। एट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस, दूरी पे स्थित है। और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया 100 मीटर्स। 100 एडजेक्टिव, मेरली एक एडवर्ब। इस मेरली को भी डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया मीटर्स, मीटर्स को मॉडिफाई कर दिया 100 ने, और 100 को मॉडिफाई कर दिया मेरली नाम की एडवर्ब ने। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हो गया बिल्डिंग नाम का नाउन, कॉमन नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हो गया DMC, प्रॉपर नाउन है, सरकारी संस्था है, पंचायती राज की, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर पालिका, और कॉमा बंद। तो कहने का मतलब क्या है? इस पूरे को हमने ब्रेक तो कर दिया, लेकिन ये पता लगा कि ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है जो कि सूरत कोचिंग सेंटर को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सवाल अभी का वहीं की वहीं है कि सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है। और आगे बढ़ो, ढूंढ लेते हैं। ये आगे इसकी वर्ब, ट्रेजेडी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट को दे दिया आपने वर्ब, हैज़ प्लस में V3। और आगे बढ़ते हैं। इन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है दैट। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है पीपल। और पीपल कैसे हैं? यंग, जवान लोग, नौजवान। यंग एक एडजेक्टिव पीपल को मॉडिफाई कर रहा है। और यंग कितने? 22 हैं, 1 2 नहीं, 22 यंग पीपल। ये 22 और यंग दोनों ही एडजेक्टिव पीपल को मॉडिफाई कर रहे हैं। इतना मामला क्लियर? सब्जेक्ट इज हेयर एंड वर्ब इज हेयर।
दिस इज द एडजेक्टिवल फ्रेज। अब देखो ये कॉमा लगा दिया आगे और इसके आगे लगी हुई है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आपके दिमाग में एक सेट पैटर्न बना होना चाहिए, जैसे ही एक क्लोज खत्म होता है और वर्ब के आईएनजी फॉर्म से एक फ्रेज शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं पीपीएसए। अब इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। दो काम एक साथ हों, दूसरे काम को कोमा लगा के बता देते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हैविंग डिनर, डिनर, आई वॉज लिसनिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, हैविंग डिनर क्या बता रहा है? वर्ब के आईएनजी फॉर्म, खाना खाते हुए, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, इसके बाद लगा हुआ है कोमा। इसको मैं उठा करके यहाँ भी ला सकता हूँ, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, यहाँ पे लगा दो कोमा, हैविंग डिनर। तो ये हैविंग डिनर बताता है परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब दोनों काम एक साथ हो रहे हों। एक काम मेन वर्ब बता रहा है लिसनिंग टू म्यूजिक, दूसरा काम है हैविंग डिनर। बस वही काम कुछ कुछ ऐसा हुआ है। जब इसने हाईलाइट किया, जब इसने इस पूरी बिल्डिंग ने इस हादसे ने रिजल्ट हुआ डेथ में, तभी ये हाईलाइट भी कर रहा था। क्या बन गया? पीपीएसए। अब देखो इस हाईलाइटिंग नाम के परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है गैप। किसको हाईलाइट कर रहा था? गैप को। वर्ब किसी भी फॉर्म में आ जाए, वर्ड से रिप्लाई देने वाले नाउन को अपना ऑब्जेक्ट बना लेती है। यहाँ पे वर्ब पार्टिसिपल फॉर्म में है लेकिन ऑब्जेक्ट को ले लिया। अब देखो आगे रखा हुआ बिटवीन। बिटवीन की एक खासियत है, इसको सर बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन। अगर आपने बेसिक ग्रामर की है अच्छे से तो इनके बारे में ढंग से समझाया हो मैंने आपको। बिटवीन के साथ में हमेशा एंड आएगा। को रिलेटिव कंजंक्शन हमेशा अपना जुड़वा भाई लेके चलती हैं और जिनको ये जोड़ देती हैं उसको बोलते हैं को रिलेटिव फ्रेज। तो बिटवीन किस किस चीज़ के बीच में गैप है भाई? एक तो विजन के बीच में और दूसरा रियलिटी के बीच में। समझ गए मेरी बात को? और दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? बिटवीन और एंड नाम के को रिलेटिव कंजंक्शन से। तो बिटवीन इंडियाज विजन और एंड द क्रूल रियलिटी। इंडियाज ड्रीमिली विजन, इंडियाज ड्रीमिली विजन मॉडिफाई कर रहे हैं विजन्स को, है ना। इंडियाज एक एडजेक्टिव है, ड्रीमिली एक एडवर्ब है जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रही है। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्मार्ट सिटीज़ और एंड के बीच में बाद में दूसरी चीज़ आई जिससे कंपैरिजन हुआ बिटवीन का, क्रूल रियलिटी का, जिसको क्रूल नाम का एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है रियलिटी को। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है केओस और लॉलेसनेस, दो ऑब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं। अर्बन नाम का एडजेक्टिव दोनों को मॉडिफाई कर रहा है, अर्बन केओस और अर्बन लॉलेसनेस। शहरों में फैली हुई अराजकता और शहरों में फैला हुआ लॉलेसनेस। समझ गए? अब रिपीट नहीं करूँगा, इसमें से हाईलाइट दे देता हूँ मैं पूरे सेंटेंस की ताकि अब अपने ब्रेक करने के बाद एरर्स को पकड़ पाएँ। सब्जेक्ट है आपका फायर ट्रेजेडी, वर्ब है इसकी हैज़ रिजल्टेड। बाकी सब चीज़ें आप देख चुके हो। कोचिंग सेंटर के लिए पूरा का पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कोचिंग सेंटर। रिजल्ट हुआ है डेथ में, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट डेथ है। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट पीपल है। हाईलाइटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, इसका ऑब्जेक्ट है गैप। बिटवीन ने इन दोनों को जोड़ दिया है, रियलिटी को और विजन्स को। ऑफ का स्मार्ट सिटीज़ और ऑफ का केओस और लॉलेसनेस। अब ढूंढे इसमें एरर्स, बहुत कूल एरर्स हैं, आपने सोची नहीं होंगी। चलो सबसे पहले मैं आपको सबसे बड़ी वाली एरर बता देता हूँ। बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, सर एक काम जो पास्ट में हो गया, मैं दिल्ली पहुँच गया, तो मैं इसको कैसे बताऊँ? आई हैव रीच्ड दिल्ली या आई रीच्ड दिल्ली? मैं दिल्ली पहुँच गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बताऊँ रीच्ड लगा के, या फिर आई हैव रीच्ड लगा के बताऊँ कि मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ? अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। पहले मैं समझाऊंगा लॉजिक, फिर आपको दूंगा फॉर्मूला, ठीक है। आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करें अगर एक्शन जो हो चुका है ना उसको चेंज करने का वक्त जा चुका है। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, शब्दों पे गौर करना। जिस एक्शन की बात हो रही है उस एक्शन को बदलने का वक्त जा चुका है। अगर जा चुका है तो उस एक्शन को प्रेजेंट टेंस में कभी मत बताना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन चीज़ों के लिए लगता है जिनका प्रेजेंट में कुछ प्रभाव हो। जो एक्शन पास्ट में हो गया जिसको चेंज नहीं किया जा सकता उसके लिए कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। क्या आएगा उसके लिए? V2 आएगी, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कब आएगा? जब किसी एक्शन को जो हो चुका है लेकिन अभी भी बदलने का टाइम बाकी है, उस एक्शन को अभी भी चेंज किया जा सकता है। चिड़िया अभी भी खेत चुग के नहीं गई है, आप हैज़ प्लस V3 को यूज़ करें। सीधा सा फॉर्मूला है, अब अप्लाई करके दिखाता हूँ। द लेट एक्टर हैज़ वर्कड या वर्कड इन 120 मूवीज़। इस एक्टर ने काम कर चुका है या इस एक्टर ने काम किया 120 मूवीज़ में। आपके हिसाब से दोनों सही हैं। सर कर चुका है तो हैज़ वर्क, कर भी चुका है, बात भी सही है, और किया तो ये बात भी ठीक है। पर मुझे ये बता दो, क्या 120 की 121 या 119 आप कर पाओगे? चलो 119 तो कर नहीं सकते हैं ना, जो हो गया वो तो होना ही था। 120 की 121 कर पाओगे क्या? सर एक्टर लेट है,
एक्टर मर चुका है। एक्टर ने जो करना था वो कर गया, चिड़िया चुग गई खेत। स्टिल टाइम जो है वो लेफ्ट नहीं है आपके पास। यू कैन नॉट यूज हैज़ वर्कड हेयर। समझ गए क्या आएगा? वर्कड, हैज़ वर्कड नहीं आएगा। अगला देख लो, द एक्टर हैज़ वर्कड या वर्कड इन 20 मूवीज़ द लास्ट ईयर। इस एक्टर ने पिछले साल 20 मूवीज़ में काम किया। अब आप बोलो सर यहाँ तो लेट था, अब यहाँ पे तो एक्टर लेट नहीं लिखा हुआ, मतलब ये जिंदा है। अब इसका काम जो है स्टिल टाइम वाला होगा। इसका एक्शन अभी भी चेंज किया जा सकता है, 20 की 21 भी कर दूंगा, है ना। इसको अभी एक मूवी का ऑफर मिल जाए, ये 20 की 21 कर देगा। लेकिन ध्यान देना भाई, द लास्ट ईयर, पिछला साल तो बीत चुका ना। अरे वो साल ही बीत चुका है। देखो यहाँ पे तो एक्टर बीत चुका था, यहाँ पे साल बीत चुका है। मतलब पास का जब आपको टाइम दिया हो, ऐसा टाइम जो बीत चुका हो, उस टाइम के साथ में कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ ना करें। इस केस में भी आएगा वर्कड, ना कि हैज़ वर्कड। समझ गए भाई? जिस काम को आप चेंज नहीं कर सकते, एक्टर मर गया अब मूवीज़ 121 नहीं हो सकेंगी, साल बीत गया अब मूवीज़ 20 से 21 नहीं हो सकेंगी, तो आप पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करना, प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ ना करना, क्योंकि टाइम जो है बीत चुका है, एक्शन टाइम हैज़ पास्ट। तीसरा देख लो, द एक्टर हैज़ प्लेड या प्लेड द रोल ऑफ जोकर इन अ मूवी। यहाँ पे दोनों ही ठीक है। एक्टर ने प्ले किया है जोकर के मूवी रोल को एक मूवी के अंदर, और एक्टर प्ले कर चुका है जोकर के रोल को एक मूवी के अंदर। समझ गए मेरी बात को? कोई टाइम पर आपको रेफरेंस नहीं दिया होगा, कब किया था, पिछले साल किया था, कल किया था, आज किया था, परसों किया था। दूसरा, यहाँ पे आपको एक्टर के बारे में लेट भी लिख करके नहीं दिया हुआ, मरा हुआ भी नहीं बताया गया, तो आप चाहो तो दोनों में से जिसको भी यूज़ कर सकते हो। समझ गए ना? यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा हैज़ प्लेड को, क्योंकि यहाँ पे टाइम रेफरेंस नहीं है। आप इस केस में हैज़ प्लस में V3 को प्रीफर करते हैं। चलो समझ गए फॉर्मूला। अब आ जाओ जो रट्टू तोते हैं, जिनको फॉर्मूला चाहिए लिखा हुआ। कुछ बच्चे होते हैं ना, सर रूल बताएं हमें, रूल बताएं। याद नहीं रहेंगे आपको रूल्स, फिर भी मैं रट्टू तोतों के लिए बता देता हूँ रूल्स क्या होते हैं, जो किताबों में मिलेंगे आपको कहीं। अगर डेड पर्सन के एक्शंस की बात कर रहे हो तो पास्ट इंडेफिनिट। डेड पर्सन, मरा हुआ आदमी, उसके एक्शंस की बात कर रहे हो पास्ट एक्शंस की, तो पास्ट इंडेफिनिट। और अगर लिविंग पर्सन के एक्शंस की बात कर रहे हो बिना टाइम ऑफ पास्ट के रेफरेंस के, कोई पास्ट का टाइम ना दिया हो, तब यूज़ करेंगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अगर पास्ट एक्शन दिया हो जिसका टाइम बीत चुका हो, टाइम पास्ट ऑफ मेंशन हो, है ना, 2019 में, कल परसों, पास्ट एक्शन जिसका टाइम बीत चुका हो, तो पास्ट इंडेफिनिट। और अगर वो पास्ट का एक्शन जिसमें टाइम का रेफरेंस ना दिया हो, जिसमें टाइम अभी भी जारी हो, जिसमें एक्शन को अभी भी चेंज किया जा सकता हो, टाइम का रेफरेंस लिखा ही ना हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट। वही बात है जो यहाँ बताई थी, उसी को रट्टू तोते की भाषा में आपको समझा दी है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसी के भरोसे चलें, ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं ना। चलो अब बताओ भाई, 2019 की फायर ट्रेजेडी जो है, अब चल रहा है 2021, क्या ये हैज़ रिजल्ट हो सकती है क्या? सर नहीं हो सकती। 2021 आ रहा है, 2019 निकल गया, काम हो चुका जो होना था, चिड़िया चुग गई खेत, रिजल्टेड। एरर नंबर 1। आगे बढ़े, दूसरी एरर निकाल लें इसमें। यार विजन कैसी है, विजन कैसी है? विजन एक नाउन है, पीछे ऐसा लगा हुआ है। नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? नाउन को सर मॉडिफाई करती है वर्ब, सॉरी एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है तो ड्रीमिली क्या है? ड्रीमिली सर एक एडवर्ब है। देखो ड्रीम एक नाउन है, ड्रीम एक नाउन है, ड्रीमी एक एडजेक्टिव है, पीछे वाई लगा दो, और ड्रीमिली, ड्रीमिली ये एक एडवर्ब है। अगर यहाँ पे नाउन के लिए चाहिए तो एडजेक्टिव लाओ, एडवर्ब मत लेकर के आओ, ड्रीमिली को निकाल के यहाँ लिख दो ड्रीमी। ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव को माइंड करना पड़ेगा आपको। जब यहाँ पे नाउन हो वहाँ एडजेक्टिव लगाओ, नहीं तो एडवर्ब लगाओ। किसी एडवर्ब कब आती है? किसी एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। बेसिक में सीख चुके हो, ये अच्छे से जानते होगे। अब बचा तीसरा वाला थोड़ा सा टेढ़ा है, वो अलग से लेके आपको बता देता हूँ। 2 वर्ड्स हैं अपने पास, एक मेयर है, एक मेयरली है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों की पोजीशन फिक्स्ड है। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है, लेकिन दोनों की पोजीशन फिक्स्ड है। अब ऐसा कैसे सर, कैसे फिक्स्ड होगी? एक ही है तो फिर एक ही तरीके से यूज़ क्यों नहीं होंगे? भाई साहब मेयर जो है ना, मेयर वो एक एडजेक्टिव है, मेयरली एक एडवर्ब है। और इनकी कन्फ्यूजन कहाँ से शुरू होती है? ओनली नाम के वर्ड से। ये ओनली नाम का वर्ड दोनों पार्ट ऑफ स्पीच रखता है। अगर ये वर्ब को मॉडिफाई कर दे, वर्ब को, तब ये एडवर्ब बन जाता है। अगर ये नाउन को मॉडिफाई कर दे तब ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये ओनली जो वर्ड है ना, ये 2 जुड़वा भाई हैं, इन्हीं के सिनोनिम है मेयर और मेयरली। जब ओनली एडजेक्टिव होता है तब ये मेयर बन जाता है, जब ओनली एडवर्ब का काम कर रहा होता है उसको मेयरली लिख सकते हैं। अब प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? सर जी ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले और आर्टिकल के बाद में आता है। तो मेयर के पहले हमेशा आप आर्टिकल को देखेंगे, अ मेयर, एन मेयर, द मेयर। अगर आर्टिकल सेंटेंस में लगा हुआ है
नाउन के लिए तो मेयर यूज़ होगा आर्टिकल से, मतलब मेयर यूज़ होगा आर्टिकल के बाद। आर्टिकल जो है एडजेक्टिव से पहले आता है ना, इतना आप जानते ही हो। लेकिन मेयरली जो एडवर्ब है ना, मैंने आपको बताया ओनली एडवर्ब जो है वो वर्ब्स को मॉडिफाई करती है। अगर ये एक ऐसी एडवर्ब है जो वर्ब्स को मॉडिफाई करती है, हमेशा आर्टिकल अपने बाद में लेगी। पहले वर्ब आएगी, फिर मेयरली आएगा, फिर आर्टिकल आएगा, फिर नाउन आएगा। तो आपको आर्टिकल देख लेना सेंटेंस में, उसकी पोजीशन देख लेनी है। अगर आर्टिकल पहले लगा हो तो मेयर के पहले लगेगा, और अगर आर्टिकल बाद में लगा हो तो मेयरली के बाद में लगेगा। पूरी कहानी मैंने आपको मेयर और मेयरली की समझा दी। अब इसको देखेंगे अपने लाइव। रियलिटी इज़ मेयर एन इल्यूजन। हकीकत जो है सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक अब धोखा है ना। इल्यूजन मतलब धोखा, छल है एक, समझ गए ना। अब मुझे बताओ आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल लगा इसके बाद में। अरे भाई मेयर तो एक एडजेक्टिव था, इसकी इतनी है ही नहीं कि इसको आर्टिकल से पहले आप रख दो। एडजेक्टिव तो नाउन के बाजू में आता है। सर इस एन को उठाओ और यहाँ पे डालो। अब एन को आप वो यहाँ पे तो डाला, लेकिन वो अब आई के हिसाब से नहीं एम के हिसाब से आएगा, तो एन का बन जाएगा ए। तो आप लिखो रियलिटी इज, इस एन को निकाल दो, अ मेयर इल्यूजन। और अगर आपने कसम खाई हुई हो कि इसको मैं नहीं हिलाऊंगा, तो आप क्या करो, मेयर को बदल दो मेयरली में। मेयरली प्लस में आर्टिकल प्लस में नाउन, ऐसा भी चलता है। समझ गए ना, ये होता है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मेयरली वर्ड्स कैंट पुट फूड ऑन द टेबल। खाली खाली शब्द जो हैं, अल्फाज जो हैं, लफ्ज़ जो हैं, वो खाने टेबल पे खाना नहीं ला सकते। बातों से खाना नहीं आता, कमाने से खाना आता है ना, मतलब है सेंटेंस का। वर्ड्स नाम के नाउन के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए। आर्टिकल को मारो गोली, मुझे बता दो दोनों में से एडजेक्टिव कौन है? सर एडजेक्टिव है मेयर, तो मेयरली आ सकता है क्या? यहाँ नहीं आ सकता। समझ गए? आर्टिकल तो है ही नहीं, तो मेयर वर्ड्स कैन पुट फूड ऑन द टेबल। क्लियर हो गया इतना? चलो अगला देख लो। इट टुक अस मेयर 20 मिनट्स टू रीच द स्टेशन। फॉर्मूला याद रखो, आर्टिकल प्लस मेयर या अ मेयर इज इक्वल टू मेयरली प्लस में नाउन। बीच में नाउन के आगे कोई संख्या भी हो सकती है, 20, 30, 50। या तो लिख दो यहाँ पे मेयरली 20 मिनट्स, इट टुक अस मेयरली 20 मिनट्स, या लिख दो अ मेयर 20 मिनट्स। अगर मेयर रखना है तो यहाँ लिख दो अ मेयर 20 मिनट्स, है ना, अ मेयर 20 मिनट्स। और या फिर अ को मत रखो और मेयर को बना दो मेयरली 20 मिनट्स। फॉर्मूला क्लियर है इतना? अब देख लो यहाँ पे क्या हुआ है। कहाँ पे था ये था मेयरली 100 मीटर पे, मेयरली 100 मीटर पे थे, अ मेयरली नहीं, मेयरली। इस अ को यहाँ से निकाल दो। और अगर अ को रखना है तो यहाँ लिख दो मेयर, अ मेयर 100 मीटर्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सीधा सा फॉर्मूला आपके सामने है। चलो आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। मज़ा आ रहा होगा, इसी तरीके से इंग्लिश को पढ़ा करो। यही तरीका है, अगर किसी ने इंग्लिश पढ़ी है, सीखी है और मार्क्स को स्कोर किया है, तो रट्टे वट्टे मार के कोई कुछ नहीं बना, है ना। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है। कुछ लोगों का सवाल ये होता है, सर ये जो आप सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो कहाँ से सीखें, है ना, आपने कहाँ पे बताए हुए हैं जहाँ डिटेल में हम जाकर के सीख सकते हैं? भाई ये अपने होम पेज पे एक प्लेलिस्ट रखी है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की। अभी जाओ चैनल के होम पेज पे, इस प्लेलिस्ट को चलाना शुरू कर दो, ठीक है। 40-50 वीडियोज़ हैं, 15 से 20 दिन लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे आपके। फिर ये वीडियोज़ देखोगे ना, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। कह रहा, द रिपोर्ट हैज स्ट्रेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द 12% year-on-year buoyancy in GST's December kitty, the highest growth rate recorded in 21 months, reflect rapid post-pandemic economic recovery, shows Finance Ministry's optimism outlook on the economy following a recently crackdown on indirect tax evaders। अच्छा सेंटेंस, लंबा सेंटेंस पर आसान है। कह रहा रिपोर्ट ने इस चीज़ पे जोर दिया है, स्ट्रेस किया है, दे चुकी है रिपोर्ट, है ना, इस चीज़ के ऊपर। और किस पे भाई? इस फैक्ट के ऊपर, इस तथ्य के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर। कौन सी स्टेटमेंट है? दैट वो ये कि 12% का जो साल दर साल, ईयर ऑन ईयर जो बोयंसी है, बोयंसी का मतलब होता है रिकवरी, उछाल, है ना, इंक्रीज। तो कह रहा है 12% की जो ईयर ऑन ईयर रिकवरी है, जो बोयंसी है, जो उछाल है, किसमें? जीएसटी के दिसंबर की किटी में। किटी का मतलब होता है पॉकेट या खजाना। तो जीएसटी का जो दिसंबर का जो खजाना है, दिसंबर में जो जीएसटी को मिला है ना, इकट्ठा हुआ है, कह रहा है जो कि द हाईएस्ट है, जो कि आज तक की सबसे ज़्यादा ग्रोथ है जो रिकॉर्ड हुई है 21 महीनों में पिछले। तो कह रहा है ये जो बॉयंसी है ना, ये जो रिकवरी है, ये रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है किसको? बहुत ही तेज़ी से होने वाले पेंडेमिक के बाद के, महामारी के पोस्ट बाद के इकोनॉमिक रिकवरी को, आर्थिक रिकवरी को। और ये दिखाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑप्टिमिज्म आउटलुक को। आउटलुक मतलब अंदाज़ा, ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी। तो आशावादी अंदाज को दिखाता है हमारी अर्थव्यवस्था के। और किसके बाद? फॉलोइंग, बाद में एक रिसेंट में आए हुए क्रैकडाउन के, नकेल के, धरपकड़ के, जो आई है इनडायरेक्ट टैक्स के इवेडर्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी की चोरी करने वालों पे, है ना, टैक्स चोरों पे। इवेडर्स मतलब टैक्स चोर। समझ गए सेंटेंस?
रिपोर्ट ने इस चीज़ पे जोर दिया है कि ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट पे जोर दिया है कि 12% की जो रिकवरी आई है दिसंबर के वक्त, जो कि पिछले 21 महीने की सबसे ज़्यादा है ना, ये दिखाती है कि पैंडेमिक के बाद में इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेज़ी से रैपिडली हो रही है। और ये दिखाती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में ऑप्टिमिज्म भी आ गया है, उसका आउटलुक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। और किस पे? पूरी अर्थव्यवस्था पे। और ये कब हुआ है? ये सब हुआ है एक हाल ही में होने वाले क्रैकडाउन के बाद, नकेल कसने के बाद में, शिकंजा कसने के बाद में, जो सीधे सीधे नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी के टैक्स चोरों पे कसा गया। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। चलो आओ भाई, सेंटेंस को करेंगे ब्रेक। बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है ये, इसकी आपको खूबसूरती पता लगेगी सेंटेंस को पूरा ब्रेक करने के बाद, कुछ नया सीखोगे। कह रहा द रिपोर्ट, रिपोर्ट एक नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। पीछे एस लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस का पहला नाउन है, किसी वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखो, सेंटेंस नंबर 1, रूल नंबर 1 पूरा कर दिया आपने सब्जेक्ट ढूंढ के। रूल नंबर 2 बोलती है सब्जेक्ट की वर्ब ढूंढो। तो वर्ब यहाँ रखी हुई है हैज स्ट्रेस्ड, मामला सेट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फैक्ट नाम का नाउन। अब आगे दैट नाम की कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है? अपने बाद में एक और क्लोज को लेकर के आना जनरली, है ना। तो यहाँ पे दूसरा क्लोज आएगा, मतलब सब्जेक्ट नंबर 2 आएगा। तो ये तो था भाई साहब आपका सब्जेक्ट नंबर 1, और ये थी सर आपकी वर्ब नंबर 1। अब देखो, दैट के बाद में सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया बोयेंसी नाम का नाउन। बोयेंसी मतलब रिकवरी। इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है 12% ईयर ऑन ईयर नाम का एडजेक्टिव, ठीक है। इस पूरे नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब ढूंढ लेते हैं। देखो अब आइए, वर्ब की जगह इन नाम की प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है दिसंबर किटी, कंपाउंड नाउन। जीएसटी पजेसिव इस कंपाउंड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये जो पजेसिव होता है हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है नाउन के लिए, ठीक है। अब देखो आगे कोमा लग रहा है, एक फ्रेज आ रहा है और उसके बाद में फिर से कोमा लग रहा है। डेजा वू हुआ कि नहीं हुआ? पिछले वाले में भी हुआ था यही काम। डेजा वू क्या होता है? पुरानी घटना फिर से याद आना। पिछली बार क्या हुआ था? कोचिंग सेंटर के बाद में ऐसे कोमा से कोमा रखा हुआ था, कोचिंग सेंटर के बारे में बताया जा रहा था, एक एडजेक्टिवल फ्रेज आया था। यहाँ पे भी वही हुआ है। ये बता रहा है बोयेंसी के बारे में, दिसंबर किटी के बारे में नहीं बता रहा, ध्यान रखना। ये बोयेंसी है जो द हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, जो आज तक की सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है, और जो रिकॉर्ड की गई है वो वाली रेट, रिकॉर्डेड एक एडजेक्टिव है, इन 21 मंथ्स, 21 महीनों में। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया 21 मंथ्स, है ना। 21 एक एडजेक्टिव मंथ्स को मॉडिफाई कर रहा है। ये पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है बोयेंसी के लिए। आगे बढ़ो। अब आ गई इसकी वर्ब। किसकी वर्ब आ गई? बोयेंसी की। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है, वर्ब नंबर 2 रिफ्लेक्ट। और आगे बढ़ते हैं। क्या रिफ्लेक्ट करती है भाई साहब? सर ये रिफ्लेक्ट करती है रिकवरी को। रिफ्लेक्ट वर्ब से वर्ड का रिप्लाई किया रिकवरी ने। ये बीच में क्या है? तामझाम। सर ये दोनों एडजेक्टिव हैं। रैपिड मतलब तेज़ी से, पोस्ट पैंडमिक इकोनॉमिक मतलब पैंडमिक के बाद में आने वाली आर्थिक। ये पूरा एडजेक्टिव है, इस पूरे रिकवरी नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। अब देखो एक और वर्ब रखी है, पता नहीं किसकी वर्ब है। टेक्निकली ये वर्ब बननी चाहिए रिपोर्ट इसकी जो है बोयेंसी की। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2.1 ये बन गई, और वर्ब नंबर 2.2 ये बन गई। बोयेंसी रिफ्लेक्ट करती है और बोयेंसी शो करती है। समझ गए मेरी बात को? दो काम कर रही है बोयेंसी। क्या क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है और शो कर रही है। अच्छा, क्या शो कर रही है? शो कर रही है आउटलुक को। आउटलुक का मतलब होता है अंदाज, आगे का एस्टिमेशन। शो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया आउटलुक। अगेन ये बीच में क्या है? ये बीच में पूरा का पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑप्टिमिज्म आउटलुक को। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इकोनॉमी। फॉलोइंग मतलब आफ्टर, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर। इसका ऑब्जेक्ट है क्रैकडाउन। रिसेंटली एक एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहा है। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स इवेडर्स। इनडायरेक्ट टैक्स इवेडर्स कंपाउंड नाउन, ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक बार इस खिचड़ी को सुलझा दूं मैं, फिर इसमें अच्छी अच्छी कूल एरर्स को पकड़ते हैं, ठीक है। रिपोर्ट सब्जेक्ट नंबर 1, हैज स्ट्रेस्ड वर्ब नंबर 1, ठीक है। बोयेंसी सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी वर्ब नंबर 2.1 है रिफ्लेक्ट, और वर्ब नंबर 2.2 है शोस। 2.2 दो वर्ब्स हैं इसकी सब्जेक्ट नंबर 2 की। बाकी सब चीज़ें आपने जोड़ ली हैं। दोनों सब्जेक्ट मिले दैट नाम की कंजंक्शन से। ये पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फैक्ट, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दिसंबर किटी, जीएसटी एक एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। ये पूरा का पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है, बोयेंसी के बारे में बता रहा है। रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट के लिए आया, एडजेक्टिव बन गए। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मंथ्स, 21 एक एडजेक्टिव मंथ को मॉडिफाई कर रहा है। रिफ्लेक्ट किसको कर रहे हैं? रिकवरी को। रिकवरी रिफ्लेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। ये रिकवरी इस प्रकार की है, पूरा एडजेक्टिव इस रिकवरी के टाइप को बता रहा है। शो का ऑब्जेक्ट हो गया आउटलुक नाम का नाउन, वर्ड का रिप्लाई करने वाला, और फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑप्टिमिज्म इस आउटलुक को मॉडिफाई कर रहा है। ऑन का ऑब्जेक्ट हो गया इकोनॉमी। फॉलोइंग प्रेपोजिशन होती है जिसको आफ्टर भी बोलते हैं। इस आफ्टर या फॉलोइंग प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया क्रैकडाउन। क्रैकडाउन मतलब शिकंजा। रिसेंटली मतलब हाल ही वाला, क्रैकडाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स इवेडर्स।
गलतियाँ ढूंढें, पहले आसान से ऊपर की तरफ चलता हूँ, है ना। सबसे आसान गलती जो पकड़ सकते थे वो पकड़ सकते थे यहाँ पे आप द। क्यों? मिनिस्ट्री, सरकारी ऑर्डर, कोई भी एक्ट हो, कोई भी रूल हो सरकार का, ठीक है, कोई भी कानून और लॉ हो, कोई भी धारा हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी स्कीम हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब के आगे क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। कोई भी सरकारी संस्था हो, RBI है, IRDA है ना। द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ऑप्टिमिज्म। सबसे आसान एरर तो जिसको पकड़ में आई होगी वो ये वाली आई होगी, एरर नंबर 1। एरर नंबर 2, ये भी बिल्कुल आसान है। जब इस सेंटेंस को आपने ब्रेक किया ना तो आपको पता लगा बॉयंसी की वर्ब है रिफ्लेक्ट। देखो फैक्ट तो इस वर्ब का, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, रिपोर्ट को आपने वर्ब ऑलरेडी दे दी है। अगर बॉयंसी की वर्ब निकालनी है तो रिफ्लेक्ट निकलेगी, और अगर बॉयंसी सिंगुलर है तो वर्ब रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। समझ गए ना? ब्रेक किया तो पता लगा रिफ्लेक्ट्स होना चाहिए ना कि रिफ्लेक्ट। एरर नंबर 2। तीसरी चीज़ देखो, सबसे पहले आप देखो नाउन, उसके बाजू में देखो एडजेक्टिव, लेकिन रिसेंटली को डिक्शनरी में टाइप करो तो निकलेगी एडवर्ब। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब रिसेंट नाम के एडजेक्टिव की जगह रिसेंटली नाम की एडवर्ब लगा दी। रिसेंटली मतलब हाल ही में कोई काम हुआ हो, किसी वर्ब, किसी एडवर्ब, किसी दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए रिसेंटली यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन रिसेंट यूज़ करते हैं किसी नाउन को, रिसेंट क्रैक डाउन, रिसेंट मैच, रिसेंट रिजल्ट। तो एडवर्ब की जगह, एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब आ गया, इसको LY को काटो और इसको बना दो एडजेक्टिव। एरर नंबर 3। अब एक और एरर है, एरर नंबर 4। क्या है भाई साहब? ऑप्टिमिज्म। डिक्शनरी में आपको दिखा दूँ क्या? चलो डिक्शनरी में देख ही लेते हैं अपने, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये है डिक्शनरी, इसमें डालो रिसेंटली। रिसेंटली क्या निकला? एडवर्ब। एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है? रिसेंट। ये बहुत अच्छी डिक्शनरी है PC वालों के लिए, वर्ड वेब, शायद एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है। वर्ड वेब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके डाउनलोड कर लो। हर वर्ब के आपको डिराइव्ड फॉर्म दिखा देगी, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होती है ना। तो रिसेंट एडजेक्टिव चाहिए था हमें क्रैक डाउन नाम के नाउन के लिए। क्रैक डाउन डालो उसमें, क्रैक डाउन, ठीक है। क्रैक डाउन क्या है? एक नाउन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म तो खुद ही एक नाउन है, इसका मतलब होता है आशावाद, इसका मतलब होता है होप। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है ऑप्टिमिस्टिक। तो आउटलुक कैसा होगा? आउटलुक कैसा होगा? ऑप्टिमिज्म होगा या ऑप्टिमिस्टिक होगा? अरे भाई नाउन के लिए एडवर्ब, नाउन के लिए एडजेक्टिव लेके आओ, नाउन मत लेके आओ। यहाँ पे लिखो ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। एरर नंबर 4। अब बची एरर नंबर 5, वो अलग से आ जाओ, थोड़ी मोटी है, थोड़ी अच्छी है, साइड में ले लेते हैं इसको। द फैक्ट दैट प्लस में वर्ब, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। किसी किताब में नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकली सीखोगे तभी सीख पाओगे, ठीक है। चलो, आपने नोटिस किया होगा इसको, लेकिन मैं इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बता रहा हूँ इस फॉर्मूला को। द कंपनी फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी मेक्स द इन्वेस्टर्स एंक्शियस। कंपनी ने फाइल किया बैंक्रप्सी के लिए, दिवालियेपने के लिए, और ये चीज़ इन्वेस्टर्स को एंक्शियस बनाती है, थोड़ा सा परेशान बनाती है। सेंटेंस को दो तरीके से समझो। पहली चीज़ तो बताओ कौन सी चीज़ इन्वेस्टर्स को एंक्शियस बनाती है? कंपनी का ये वाला काम। कंपनी नहीं बना रही एंक्शियस, बैंक्रप्सी नहीं बना रही, फाइल नहीं बना रही। कंपनी का फाइल करने का जो काम है ना, वो इन्वेस्टर्स को एंक्शियस बना रहा है। समझ लो, ये तो आप समझ से समझोगे। दूसरा आपको मैं समझाता हूँ ग्रामर से। कंपनी सब्जेक्ट है, फाइल उसकी वर्ब है, फॉर प्रपोजिशन है, बैंक्रप्सी उसका ऑब्जेक्ट है। मेक्स भाई साहब किसकी वर्ब है? अगर इसी सब्जेक्ट की वर्ब है तो यहाँ पे एंड ना लगा होता बीच में? बिल्कुल लगा होता। जब दो वर्ब मिलती हैं तो एंड से मिलती हैं, और से मिलती हैं, है ना। कहने का मतलब क्या, ये कंपनी की वर्ब तो है नहीं, और ये बिना बात की वर्ब एक्स्ट्रा जो है सेंटेंस पे लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट की कमी है जिसको ये वर्ब देनी चाहिए थी। और ऐसे केसेस में जनरली वो सब्जेक्ट होता है दैट द फैक्ट। यहाँ पे लिखो द फैक्ट दैट। अब क्या होगा? द फैक्ट जो है ना वो बन जाएगा मेक्स वर्ब का सब्जेक्ट, मेक्स वर्ब्स का सब्जेक्ट, है ना। और दैट कंजंक्शन से दोनों क्लोज मिल जाएंगे। अब सेंटेंस ये बना, द फैक्ट दैट, ये बात की, द फैक्ट दैट, ये बात की, कंपनी ने फाइल किया बैंक्रप्सी के लिए, ये बात जो है ना बनाती है इन्वेस्टर्स को एंक्शियस। फैक्ट की वर्ब बन गई मेक्स। तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे द फैक्ट दैट को ऐड करना चाहिए, और द फैक्ट दैट को हम खाली दैट से भी बता देते हैं। द फैक्ट दैट को द फैक्ट इसमें अंडरस्टूड मान के दैट से भी लिख देते हैं। आप यहाँ पे सीधे से देख दो दैट द कंपनी फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी मेक्स इन्वेस्टर्स एंक्शियस। समझ गए ना? दैट से मेक्स का कनेक्शन बैठ जाएगा। अब मुझे यहाँ बताओ, अगर ये दूसरी वर्ब बॉयंसी की है तो यहाँ पे कॉमा लगा होता या एंड लगा होता? कॉमा लगा होता या एंड लगा होता? अगर ये दूसरी वर्ब रिपोर्ट की है तो कॉमा लगा होता या एंड लगा होता? अरे सर एंड लगा होता। वर्ब्स हमेशा एंड से मिलती हैं, कॉमे से तब मिलती हैं जब 3 से ज़्यादा वर्ब्स हों।
कहने का मतलब क्या है, एंड नहीं लगा हुआ, ये वर्ब किसी और की है, ना रिपोर्ट की है ना बुओयेंसी की है, ये वर्ड है यहाँ पे दैट की। दैट ये बात की रिपोर्ट स्ट्रेस करती है इस फैक्ट पे कि इतनी इतनी बुओयेंसी आई है दिसंबर की किटी में, और जो रिफ्लेक्ट करती है इकोनॉमिक रिकवरी को, ये बात की, ये पूरी बात दिखाती है दैट शोज फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ऑप्टिमिज्म। मेरे को नहीं पता आपको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन ये सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस रूल की, दैट को कब शुरू में ऐड करना चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ पे दैट लगाना था। द फैक्ट दैट भी लिख सकते हो, और द फैक्ट को ओमिट करके खाली दैट लिख दोगे तो भी चल जाएगा। एक और सेंटेंस देख लो, द इकोनॉमी हैज़ बिन रिकवरिंग सिंस द सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक हैज़ वेंड इज ऑल द मोर एनकरेजिंग। इकोनॉमी रिकवर कर रही है, और कब से? सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक जब से वेन हुई है, जब से ख़त्म हुई है, उतार पे आई है। कह रहे ये जो बात है ना, इकोनॉमी रिकवर कर रही है, पैंडमिक ख़त्म हो गई है, ये जो बात है ना, ये अपने आप में और भी ज़्यादा ऑल द मोर एनकरेजिंग है। ये पूरी बात की बात हो रही है, ग्रामर से तोड़ लो। इकोनॉमी की वर्ब है हैज़ बिन रिकवरिंग, सिंस कंजंक्शन के बाद में सेकेंड वेव की वर्ब है हैज़ वेंट। अब ये इज़ किसकी वर्ब है भैया? एंड लगा हुआ बीच में? नहीं लगा हुआ। कहने का मतलब क्या है, ये इज़ इनमें से किसी की वर्ब नहीं है, यहाँ पे लिखना चाहिए दैट या द फैक्ट दैट। द फैक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, द फैक्ट दैट या दैट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और करूँगा कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इस पर, तभी आपके दिमाग में परमानेंटली बैठेगा। अब आज का लास्ट सेंटेंस है, देख लो, इसको आपको करना है ब्रेक। नेक्स्ट क्लास शुरू करूँगा इसी सेंटेंस से। अच्छी लगती हूँ ये सेशंस तो लाइक देना, शेयर देना। वास्तव में आपको लगता हो कि यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रहा, कोर्सेज ले लिए पेड कोर्स, वहाँ भी नहीं सिखा रहे इस तरीके से बिठा करके लॉजिक के साथ, तो इस वीडियो को शेयर देना, है ना, प्यार मिलेगा, ये वीडियो आगे से आगे जो है बढ़ेगी। यहीं पे रैप अप करेंगे सेशन को। कुछ ऑफर्स चल रहे हैं चिल्ड्रन डे पे, जो मैं आपको बता देता हूँ अपने ऐप पे। अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना योर इंग्लिश ट्यूटर को प्ले स्टोर से, नीचे कमेंट्स में डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक। क्वालिटी कोर्सेज मिलते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। जैसे राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, 80 से 100 घंटे के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से राइटिंग करना सिखा रहा हूँ। 699 की जगह अभी मिल रहा है आपको लिटिल फ्यूचर कोड लगा के 475 में। चिल्ड्रन डे का मौका है, 15 नवंबर तक इस कोड को अपने चलाएंगे, फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। फिर एक कोड आपको मिलेगा बैंकिंग प्रीलिम्स और मेंस कॉम्बो के लिए। इस कोड का नाम है YT कॉम्बो। 199 वाला कॉम्बो 125 से मिल जाएगा, और 1 महीने की जगह 1.5 महीने की वैलिडिटी है। 1 महीने की जगह 1.5 महीने की वैलिडिटी, सिर्फ 15 नवंबर रात तक जो बाय करते हैं उन्हीं लोगों के लिए। 15 नवंबर रात को 12 बजे तक, मतलब 16 नवंबर जब शुरू होगी ना तब तक। तो उठा लेना फ़ायदा इनका चिल्ड्रन डे के मौके पे। कोई भी क्वेरी हो ऐप रिलेटेड, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। SSC के भी हैं, बैंकिंग प्रीलिम्स के भी हैं। 50-100 रुपये में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है ऐप के ऊपर। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।